हेलो। हेलो। अमीनु, क्या हाल चाल है? जी प्रणाम। आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। ऑन करो ना फटाफट। हाँ, ऑन करो। हम बिजी तो हैं, ऑन करो ना फटाक से। मैंने मैसेज डाला था, तुमने पढ़ा नहीं था। मैं क्लास में हूँ, ऑन हूँ। 5 बजे से क्लास है। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। अनुराधा जी प्रणाम। गुरुजी, कल की कक्षा के लिए क्षमा चाहेंगे। आईडी गलत भेजा था 15 तारीख का। हमको इतना अफसोस हुआ है, हम इतना रोए हैं गुरुजी। रूबी बताएगी आपको। और कल हम न्यूमरोलॉजी की क्लास में भी नहीं, हमारा दिमाग चला। मतलब ऐसा बना के भेजी अनीता जी, अब क्या बोले उनको हम। हाँ, तो आज वो बता रही थी, तो हमने कहा हमको तो मैंने देखा ही नहीं। हम तो अपना जी। ये जानते हैं कि ऐसे बेचती है, पढ़ते लिखते हैं ना, स्टार्ट बटन पे दबाया और शुरू कर दिया। अभी बताई कि ऐसा ऐसा गलती हुआ था। जी। उसने कहा इसीलिए 8 ही लोग दिखाई दिए, फिर 9वां कोई जुड़ा नहीं। जबकि ऐसा होता नहीं था। मैं सोचा क्या हो गया, 8 ही लोग जुड़ रहे हैं, 9वां 10वां कोई आ ही नहीं रहा। असल में गुरुजी, गलती इसमें हम अपनी भी कहेंगे कि हमको ये लगा कि शायद चेंज किया हो आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी क्लासेस हो जा रही थी संडे को। तो हमको लगा जेमिनी की अब जो 4-5 क्लासेस बची हैं वो आपने खुद स्वयं मंडे को शिफ्ट कर दिया। नहीं। तो रूबी का मैसेज जब हमको आया है तब हम बहुत रोए। हमारे हस्बैंड कह रहे रोने की क्या बात है, कल देख लेना क्लास।
खराब लगता है गुरुजी, जो सामने से पढ़ते हैं ना उसका समझना और वीडियो से समझने में फर्क आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी देख रहे हैं कि क्लास में 8 ही लोग आए हुए हैं, क्या बात है, और 2-3 लोग ऊपर। ये तो सब नहीं ठीक है। अभी 8 ही लोग हैं गुरुजी, इसीलिए आज हम 6:50 पे जुड़ गए थे। छूटे ना, छूटे ना क्लास हमारा। क्योंकि अब क्लास हम लोग जो भी छूटेगा तो वो अच्छा तो होता नहीं है। क्लास में हम ज्यादा ठीक है, लोग बहुत लोग वीडियो परचेज कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ना सिर्फ वीडियो सपोर्ट देते हैं और एक इंस्ट्रक्टर बिठा रखे हैं कि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो हम तो वो भी नहीं करते और वीडियो वालों को बोल भी देते हैं कि कभी दोबारा फोन मत करना कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया बता दो। ये इतना फुर्सत नहीं है गुरुजी, क्योंकि वीडियो में लोगों ने प्रश्न किए हैं, आपके प्रश्न उसी के अंतर्गत होने चाहिए। अगर बाहर से आपके मन में प्रश्न आया तो मेल कर देना, अगर संभव हुआ तो मेल पे जवाब चला जाएगा। फोन करके मत पूछना कि ये बात समझ में नहीं आई। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कर दिया है कि जिसको भी वीडियो भेजो उसको बोला कि फोन पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आधा घंटा आपको 1-to-1 दिया जाएगा, ये सब नहीं है। आपको समझ में आता है तो आप वीडियो परचेज करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि वो समय देने लगेंगे तो वो तो एक एक लोग हमको जो है सो लूट लेगा। अच्छा, जब हम मान लीजिए किसी को समय दे दिए तब फिर हम ईमानदारी से समय देते हैं। फिर उसको ये नहीं कहते कि तुम एक प्रश्न पूछ लिया हो गया, दूसरा नहीं पूछे, तो फिर जितने भी प्रश्न होते हैं सबके जवाब देते हैं। तो पहले क्लास में भी ये सुविधा था, जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जब हम क्लास लास्ट हो रहा है तो आपको एक एक दिन का टाइम मिलेगा कि आप अपने पर्सनल क्वेरीज यदि कुछ रह गए हो जो सबके साथ आप नहीं समझ पा रहे तो वो आप मेरे साथ कर लें। तो ये जब सुविधा दिया ना तो लोग क्या होता था ना, पर्सनल पूरे फैमिली के हॉरोस्कोप दिखवाने लगे, ठीक है ना। तो मैंने ये बंद कर दिया। मैंने कहा मैं ये सोच के कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह गया हो, कई प्रश्न होते हैं कि जो नहीं समझ में आया, अगर आपको लगता है आप 1-to-1 में समझ लीजिए। आप जैसी भाषा में चाहें मैं वैसी भाषा में समझाऊं। लेकिन मैंने देखा कि 99% लोग जो है बस वही, मेरे हस्बैंड का है, मेरे बच्चे का है, ये इसको बता दीजिए गुरुजी इसमें ये प्रॉब्लम, अपने बोल रहे हैं, फिर आपसे वो क्या कहते हैं सहमति ढूंढ रहे हैं कि गुरुजी बता रहे हैं हाँ ये ठीक है ये गलत है। तो फिर उसको बंद कर दिया। चलिए ऐसे ही सुविधाएं आते जाते रहेंगे। क्या हाल है भारती? राम गुरुजी। राम राम। सॉरी गुरुजी, 5 मिनट्स लेट हो गई। कोई मेरा बात नहीं, हम भी लेट ही हैं। अभी कहाँ समय पे चल रहे हैं। हाँ। तो आज एक ही क्लास ले रहे हैं आप लोगों का, उसके बाद वाला जो क्लास एपीए का है उसको कैंसिल किया हुआ है, क्योंकि हमको ना भांजे के बेटी का बर्थडे है, वहां जाना जरूरी है। बाबा जरूर आना, ठीक है, तो बाबा को जाना जरूरी है। तो रिश्ता भी कुछ ऐसा हो जाता है कि एक सीढ़ी ऊपर हो गए, इसीलिए बस आप लोगों को पढ़ाएंगे हम लोग ना। अब ताजिक नीलकंठी के हिसाब से 12 भाव के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग 2-4 दिन पढ़ेंगे वो बहुत जरूरी चीज, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने का जरूरत। फिर भी 12 भाव से संबंध रखते हुए जो प्रश्न आते हैं उसको भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। कहता है रिपु विग्रह पृच्छायाम बलवती षष्ठे रिपु सबल, द्वादश पे शुभ दृष्टे बलवती वाच्यम बलम प्रस्तु, रिपु विग्रह पृच्छायाम नामोच्चारे रिपोर बलिन्यस्ते, गुप्ते च द्वादश पे बलवती वाच्यम बलम प्रस्तु। शत्रु संबंधी या युद्ध संबंधी प्रश्न के लिए कहा जाता है कि षष्ठेश बलवान हो तो शत्रु को ही
बलवान मानना पड़ेगा। और यदि द्वादश भाव बलवान हो तो प्रश्नकर्ता जो हमारे पास आया है वो बलवान होगा, अर्थात शत्रु के ऊपर वो दमन करने में सफल होगा। हम आप लोगों को याद होगा, नॉर्मल गोचर में बताए होंगे कि लग्नेश और षष्ठेश में ट्रांजिट टू ट्रांजिट यदि संबंध हो रहा हो, यदि और षष्ठेश बलवान हो तो शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएगा। वो पीरियड यदि शत्रुता का चल रहा हो, और यदि लग्नेश बलवान हो जाएगा तो आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे, शत्रु हावी नहीं होता है। तो उसी विषय को लेते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि यदि षष्ठेश बलवान हो गया तो शत्रु ही हावी होगा, युद्ध में आपका पराजय हो सकता है। और यदि द्वादशेश, द्वादश स्थान से युद्ध की बात हो रही है क्योंकि ये छठे का भोग बताता है, तो लड़ाई झगड़ा युद्ध आदि बताता है। वैसे युद्ध के लिए सप्तम, जो दोनों चीज कोर्ट में चल रहे विवाद, जो जिसको तारीख बोलते हैं, तारीख पे जो जिरा होता है उसके लिए सप्तम वो देखा जाता है, उसकी भी चर्चा आ जाएगी। लेकिन युद्ध तथा उससे संबंधित लाभ हानि के लिए द्वादश, ठीक है। यहाँ लग्न बलवान हो जाए तो प्रश्नकर्ता ही विजयी होगा, द्वादश बलवान हो जाए, द्वादश को शुभ ग्रह से दृष्टि मिल जाए तो प्रश्नकर्ता ही विजयी होगा, और छठा बलवान हो जाए तो आपके शत्रु विजयी होंगे, और सातवां बलवान हो जाए तो भी आपके शत्रु ही विजयी होंगे। ये हम लोगों ने सातवें बलवान को लेकर के पीछे भी पढ़ा हुआ है, यहाँ इतना ही हम लोगों के समझ में आ रहा। उसके बाद कहता है कि शत्रु विग्रह प्रश्न में सप्तम भाव या सप्तमेश बली हो तो शत्रु को बलवान कहना चाहिए, द्वादश भाव बलवान हो तो प्रश्नकर्ता को बलवान कहना चाहिए। क्योंकि ये द्वादश भाव से संबंध रखते हुए प्रश्न है, इसलिए ये लग्न को नहीं छेड़ रहा। बात को समझिएगा, द्वादश को ही ले रहा है। लेकिन हम लोगों को आप समझने के लिए मैं अपने तरफ से बताना चाहूंगा कि सप्तम सप्तमेश छठा षष्ठेश यदि बलवान हो तो शत्रु हमारे ऊपर हावी होगा, लग्न लग्नेश द्वादश द्वादशेश बलवान हो तो हम शत्रु के ऊपर हावी होंगे। ये अपने मन में बिठा करके चलो, ठीक है। यहाँ कोई संशय नहीं होना चाहिए, कई बार अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पढ़ा है, आगे भी प्रश्न को पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब कहता है व्यय विषय परीक्षा, ये एक ही श्लोक है। कहता है शुभ युत दृष्टे सद यमक्षु भेक्षण योगतो व्यय मनार्थात एवं भावेषु खिलेषु सुह्यम सद सत फलम सूधिया। कहता है कि यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ कार्य में, पाप ग्रह से युक्त हो तो पाप कार्य में, गलत कार्य में आपका व्यय होगा। तो ये व्यय संबंधी प्रश्न है और इसको तो हम लोग जानते ही हैं। आपके लग्न पत्रिका में भी यदि द्वादश में स्थान में अशुभ ग्रह होंगे, द्वादशेश अशुभ ग्रह के साथ होगा, द्वादश स्थान पाप कत्तरी में होगा तो आपका खर्च शुभ कार्यों में नहीं होगा, आप गलत कार्यों में खर्च करेंगे। तो गलत कार्यों का में खर्च करने का मतलब 3 स्थान खुला हुआ होता है पुरुषों के। पहला होता है जुआ, दूसरा होता है शराब, और तीसरा होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना। इन 3 कार्यों में आप खर्च करेंगे, इसको अपव्यय भी कह सकते हैं, गलत कार्यों में भी खर्च कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के यदि 12वां स्थान प्रश्न लग्न में यदि 12वां स्थान पीड़ित हो, 12th हाउस के लॉर्ड पीड़ित हो
तो प्रश्न लग्न और जो हमारा लग्न पत्रिका है, दोनों में यदि व्यय की बात होगी, पैसे खर्च होने की बात होगी, तो गलत तरीके से आपके जीवन में पैसा खर्च होगा। आप सही तरीके से पैसा खर्च होने का मतलब है बच्चों के एजुकेशन में खर्च है, हेल्थ में खर्च है, घर बनाने में खर्च है, गाड़ी खरीदने में खर्च है। ये सारा खर्च आपके लिए हितकर है। मान लीजिए कहीं दान करते हैं, तो धार्मिक कार्यों में जो खर्च करते हैं वो खर्च, ये सारा खर्च जो है आपके लिए शुभ कार्यों में खर्च है, और बाकी जितने भी खर्च करते हैं वो सारे अशुभ कार्यों में खर्च है। ये व्यय स्थान से समझना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपका तार्किक नीलकंठी में 12 के 12 भावों से संबंधित जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ प्रश्न तंत्र का कुछ यहाँ वहाँ के बातों को कॉपी किया गया है, और उसको भी समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो व्यय भाव में दो ही चीजों का ध्यान रखना है, आप लोगों ने समझ लिया। एक शत्रु का ध्यान रखना है और एक अपव्यय का ध्यान रखना। ठीक है। बाकी और किसी चीज का ध्यान रखने का यहाँ जरूरत नहीं। सबसे जो प्रश्न अब जो आगे आता है वो प्रश्न आ जाता है यथ विशेष प्रश्नाध्याय। मतलब अब कुछ विशेष प्रश्न जो है सो आप कर लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आपके जीवन में काम आए। यहाँ यदि हम अपने क्लास को समेट भी दें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग विशेष प्रश्नों को जरूर पढ़ें, उससे बड़ा लाभ। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ लेते हैं। तो विशेष प्रश्न में जो है, पथिका गमन कथनम ताजिके समर सिंहेन। समर सिंह ने भी ताजिक के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। समर सिंहेन वो रचयिता का नाम होता है। उसके भी बहुत श्लोक हैं जिसका प्रभाव ताजिक के ऊपर बहुत गहरा है, उसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। पथिक गमनम मतलब पथिक जो हमारा आ रहा है वो आएगा, तो हम लोग पहले भी इसमें पढ़ चुके हैं, और आगे अब ये समर सिंह किस प्रकार से कहना चाहता है इसको पढ़ने की जरूरत है। कहता है, आगमने पृच्छायाम लग्ने से लग्न मध्य संस्थे कृत मुत्सिले समेते समेति सुख मस्तु तीर यवे कष्टात् स्थाना चलितः प्रश्ने लग्न पतो सहज नवम गृह संस्थे लग्नस्थेन मुत्सले पंथानाम बहती पथिको अयम्। चलिए, संस्कृत के श्लोक को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोगों को समझने का जरूरत है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पथिक के आगमन से संबंधित प्रश्न में तीसरे और नौवें का बहुत अच्छा समझ हमको होना चाहिए, लेकिन लग्न सर्वोपरि होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो पथिक के आगमन संबंधी प्रश्न में कहता है, लग्न स्वामी तथा लग्न स्थित ग्रह से काल हो। लग्न के स्वामी का आप लोग समझिएगा, लग्न का स्वामी कहीं और बैठा है और लग्न में स्थित कोई ग्रह है उससे इत्साल हो, तो पथिक सुख पूर्वक घर आता है। यदि सप्तम तथा चतुर्थ में स्थित ग्रह से इत्साल हो तो कष्ट से घर लौटेगा। लग्नेश तीसरे व नौवें स्थान में स्थित होकर ग्रह के साथ इत्साल करता हो तो पथिक चल पड़ा है, ऐसा समझना चाहिए। अब पहला तो यही होता है, पथिक चल पड़ा या नहीं चल पड़ा, मतलब कोई कहीं गया है वो वहां से वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज दो ही समय पर आपको इसकी जरूरत है, या तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, या किसी कष्ट में पड़ गया हो, उसका मोबाइल किसी पुलिस वाले ने ले लिया हो या किसी दुश्मन ने छीन लिया हो,
और उसको कैद कर लिया। तो ऐसे स्थिति में ही आपको किसी पंडित के पास जाना का जरूरत। तो वहां पे हमेशा से तीसरे के साथ और नौवें के साथ संबंध होने पर पथिक चल पड़ा है, किसी बंधन में नहीं है, ये हम लोगों को समझने का जरूरत। अब कह रहा है कि लग्नेश का लग्न में स्थित ग्रह से अर्थात पुनः लग्न से यदि कोई संबंध बन रहा है तो ऐसे में पथिक को आने में कोई कष्ट नहीं होगा, वो सुखपूर्वक घर आ जाएगा। चतुर्थ वृद्धि का है और सप्तम निवृत्ति का स्थान है। इन दोनों स्थानों के लिए कहा जाता है कि इस दोनों स्थानों में स्थित ग्रह के साथ इत्तिसाल हो तो कष्ट से घर लौटेगा, ऐसा कहना चाहिए। तो सप्तम में तो समझ में आता है कि सप्तम विरोधी के लिए कहा गया। तो हो सकता है कि विरोधी परेशान कर रहा हो या किसी संकट में पड़ गया हो, ऐसा हम कह सकते। मान लीजिए पहले के जमाने में क्या होता था, मोबाइल नहीं था, लोग चला तो जरूर लेकिन विदाउट टिकट था, पकड़ के जेल में डाल दिया। अब जब तक घर नोटिस नहीं आएगा कोर्ट से तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है सो फलाना आदमी जेल चला गया। अब तो मोबाइल से फटाफट सूचना मिल जाती है कि हम विदाउट टिकट थे, रेलवे में पकड़ लिया है, यहाँ बांध के रखा है, ले जाएगा, अगर कोई पैरवी है तो छुड़ा दो, नहीं तो पैसे लेकर के आओ, छुड़ा के ले चलो। ठीक है। तो आज के समय में ये मुश्किल नहीं है किसी की जानकारी एक दूसरे को भेजना, लेकिन पहले के जमाने में ये मुश्किल था। तो आज के जमाने में क्या संभव है कि वो पकड़ाया, उसका मोबाइल रख लिया, हटाओ इसको, पहले मोबाइल से दूर करो, नहीं तो ये किसी को बुलाएगा, फ्री में छोड़ के ले जाएगा, छुड़ा के ले जाएगा। ठीक है। इसके वजह से, या आपका किडनैप हो गया, क्यों नहीं हो सकता, कई कारण से लोग किडनैप कर लेते हैं। तो आपका मोबाइल रख लिया गया, आपको नहीं बताया गया, आपको पता ही नहीं है आप कि हम किसको सूचना दें नहीं दें, और घर वाले चिंतित हैं तो प्रश्न करने के लिए किसी के पास जाते हैं। तो हमारे पास आया था जब मैं शालीमार गार्डन में रहता था, देख पढ़ती थी, मेरठ से थी, उसके रिलेटिव्स में से कोई आया था पूछने के लिए कि उसका बेटा जो है ना 3 दिन से गायब था, और न कोई मोबाइल पे सूचना थी, न कोई पुलिस का कंप्लेन था। हमने उसको 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन में आ जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो फिर बात कर ले। क्योंकि उस संकेत ज्यादा था कि वो घर वापस आ जाएगा, उसको किसी ने बांध के रखा या पकड़ा हुआ है, ऐसा संकेत मिल रहा। जब वो आ गया तो उसके 2-3 महीने के बाद हमको फिर कभी कोई जरूरत पड़ा तब बताए कि आप बताए थे वो आ जाएगा, तो वो आ गया। तो ऐसे अपने क्लाइंट से भी बड़े हम दुखी होते हैं। उस समय आपको मैंने बताया, आपसे एक चीज कहा था कि कुछ समाचार हमको बता देना, तो आपने उस समय बताया नहीं। अच्छा, तो मैंने उस प्रश्न को नोट किया था कहीं, फिर वो भूल गया, बताया नहीं तो फिर नोटिस में रहा नहीं तो फिर भूल गया, तो इसीलिए उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, नहीं तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। तो ऐसे स्थिति में चतुर्थ स्थान से तो हमारे समझ में आता है, सप्तम स्थान से तो समझ में आता है कि ये विरोधी के साथ इत्तेसाल हो जाएगा तो कष्ट से घर लौटेगा, ऐसा कहा जाता है। अब चूंकि प्रवास प्रवास हम दशम से देखते हैं, और प्रवास का सप्तम जो है ना वो चतुर्थ स्थान हो जाता है। तो इसीलिए प्रवास होगा, ये तो संभव हो सकता है
लेकिन यदि सप्तम के साथ इत्तिसाल हो रहा है तो प्रवासी के लिए, वो प्रवास जहां से होना है उसका विरोध हो सकता है, इसीलिए चतुर्थ स्थान को लिया गया है। तो इससे ज्यादा मेरे समझ में और कुछ आया नहीं, इसलिए आप लोग भी इतना ही समझिएगा। चतुर्थ और सप्तम के साथ यदि इत्तिसाल हो इसका, लग्नेश का, तो कष्ट से घर लौटेगा। ठीक है। लग्नेश तीसरे नवें स्थान में स्थित होकर लग्न के ग्रह के साथ इत्तिसाल योग करता हो तो पथिक चल पड़ा है ऐसा समझना चाहिए, और वो सकुशल घर लौटेगा ये भी कहना जरूरी है। यदि लग्नेश अष्टम या द्वितीय स्थान में स्थित होता हुआ दसम स्थान में स्थित किसी ग्रह से इत्तिसाल करे तो पथिक मार्ग में है। अब देखो कहाँ कहाँ से संबंध बन रहा है कि लग्नेश अष्टम अथवा द्वितीय स्थान में स्थित हो और दसम स्थान में स्थित किसी ग्रह के साथ इत्तिसाल कर ले तो यहाँ से प्रवास तो हो चुका है, अर्थात यात्रा निकल चुकी है और वो रास्ते में है। यदि लग्नेश केंद्र स्थित दशमेश से इत्तिसाल करता हो तो भी पथिक मार्ग में है, क्योंकि ये प्रवास स्थान है ऐसा कहना चाहिए। यदि लग्नेश अन्यत्र रहकर लग्न को न देखे तो पथिक कदापि नहीं आएगा ऐसा कहना चाहिए। अन्यत्र रहकर, तो अन्यत्र में अब कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान हो गया, 11वें स्थान हो गया। तीसरा हम लोगों ने पहले ले ही लिया है, 5वां स्थान हो गया, छठा स्थान हो गया। तो यदि इन स्थानों में हो तो पथिक वापस नहीं आएगा ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ यदि लग्नेश अष्टम अथवा द्वितीय स्थान में स्थित होता हुआ, ये समझने की जरूरत, अष्टम और द्वितीय स्थान में स्थित होता हुआ अर्थात यहाँ वो कष्ट में तो है, लेकिन यदि दशम के साथ इत्तिसाल हो जाता है तो वो वहां से निकल जाता है, अर्थात वो रास्ते में ही रहता है, वो घर वापस आ रहा है ऐसा ही कहना चाहिए। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी। लग्नेश केंद्र में स्थित दशमेश से इत्तिसाल करता हो तो ऐसे में भी पथिक मार्ग में है ऐसा कहना चाहिए। और यदि लग्नेश के अन्यत्र रहकर लग्न को देखे तो पथिक कदापि वापस नहीं आएगा ऐसा समझना चाहिए। आगे कहता है, यदि लग्नेश बकरी होकर लग्न या चंद्रमा को देखे, बकरी ग्रह से मुंसिल हो तो पथिक शीघ्र ही आता है। तो ऐसे में 2-3 जगह पे अलग अलग बकरी के नियम लिखे गए, आप लोग इसको समझिएगा। यहाँ तो बकरी को समझ ही लिया। अगर प्रश्न करने के समय कोई भी ग्रह बकरी हो रहा हो तो पथिक तुरंत घर वापस आ रहा है, वो कहीं गया ही नहीं है, भूल भटक गया है, आ रहा है। घर से यदि भाग भी गया है, किसी कारणवश घर से में कोई तकलीफ हुआ उसके मन में और वो घर से निकल गया और कोई ग्रह बकरी हो गया है, वो स्टेशन से वापस आ जाएगा, फिर वो घर ही आएगा, फिर उसका मन बदल जाएगा, वो नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह 10 दिन बाद बकरी होने वाला है तो ऐसे में यदि वो निकल जाता है तो जो बकरी जब ग्रह होगा तब वो घर वापस आ जाए, ऐसा भी कहा जाता है। तो गमन के केस में, प्रवासी के केस में, यदि कोई ग्रह बकरी हो रहा हो या प्रश्न किया और अभी बकरी होने वाला है, या कोई ग्रह आज ही बकरी हुआ है, आज ही वो घर से निकला है, तो ऐसे स्थिति में उसको वापस आना ही आना है,
नहीं आने का प्रश्न नहीं होता। और यहाँ कहा जा रहा है कि लग्नेश वक्री होकर लग्न या चंद्रमा को देखे। तो ये तो और मतलब इसमें ना शब्द जुड़ेगा ही नहीं। यदि लग्नेश वक्री होकर के लग्न को देख लिया या चंद्रमा को देख लिया, इसमें ना शब्द नहीं जुड़ेगा। आप बोलो घर वापस आ रहा है, आप बिल्कुल चिंता ही न करो। तो ऐसा ही होगा, हमारा यही कहना। लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं कि जैसा कॉम्बिनेशन हम पढ़ाते हैं वैसा ही कॉम्बिनेशन देखने के लिए आएगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए लग्नेश वक्री होकर के अष्टम में भी पढ़ा है, नवमेश वक्री हो गया है, सप्तमेश वक्री हो गया, तृतीयेश वक्री हो गया, वापस आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। समझ रहे हैं? तो इस तरह के प्रश्नों में हम वक्री ग्रह का प्रयोग यहाँ करेंगे। और रोग के संबंध में, आप लोगों को रोग के संबंध में मैंने बताया हुआ है, उसको भी ध्यान लग करा देते हैं एक बार। यदि रोगी आज घर वापस जा रहा है और आज ही कोई ग्रह वक्री हो गया, तो कल फिर हॉस्पिटल आ जाएगा, उसको फिर रिपीट से जो है सो रोग की तीव्रता उसकी बढ़ जाएगी, वो फिर कल हॉस्पिटल आ जाए। तो ऐसे स्थिति में आप लोग देखते होंगे, कई लोग बोलते हैं कि अच्छा भला हो गए थे, हॉस्पिटल से घर आ गए और उसके बाद नहीं रहे, मतलब उसको फिर से परेशानी शुरू हुई, लोग हॉस्पिटल ले गए या नहीं ले जा पाए, वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो ऐसा केस आप लोगों ने बहुत सुना हो। तो क्या ऐसे केस में ग्रहों का वक्री होना एक कारण हो सकता है क्या? तो इसमें हाँ में जवाब आना चाहिए कि ग्रहों का वक्री होना एक कारण हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहता है कि यदि लग्नेश द्वादश में बैठकर चंद्रमा से इर्तिसाल करे तो पथिक शीघ्र ही आता है, वो भागता हुआ आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी हमने युद्ध के लिए पढ़ा या शत्रु के लिए पढ़ा, और द्वादश में सुप्रभाव पढ़ा, तो वहां भी जीत है। ये तो सिर्फ लौटने का प्रश्न है, समझ रहे हैं ना? घर वापसी का प्रश्न है। और इस प्रश्न को समझने के लिए संभव है कि हम घर को यदि चतुर्थ से देखते हैं तो द्वादश स्थान चतुर्थ का त्रिकोण होता है, और यदि त्रिकोण बलवान हो गया है तो वापस आना चाहिए। और द्वादश में हमने आपको इसीलिए कहा कि द्वादश स्थान, अब कोई न कोई कारण से लोग बाहर जाता है, परदेश जाता है, और या घर से भाग जाता है। दोनों केसेस में ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये आपको काम आए कि यदि घर से भाग गया है तो उस केस में भी यदि द्वादश स्थान में शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए और लग्नेश द्वादश में बैठ करके चंद्रमा के साथ इत्तिसाल कर ले, तो जो घर से भागा हुआ है या जो बाहर से आने वाला है, दोनों शीघ्र ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि यदि लग्न से अथवा चौथे भाव से शुभ ग्रह दूसरे तीसरे हों तो शीघ्र ही घर आता है। तो लग्न से दूसरा तीसरा आप समझ गए, चौथे से दूसरा पांचवा हुआ और तीसरा छठा भाव हो गया। तो कहा जा रहा है कि लग्न से दूसरा तीसरा, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये लग्न है तो ये दूसरा और तीसरा हो गया, ये चतुर्थ है तो ये दूसरा और तीसरा हो गया। क्लियर हो गया? लग्न अथवा चतुर्थ भाव से दूसरे और तीसरे हों कौन? शुभ ग्रह, तो पथिक शीघ्र ही आता है, उसको विलंब नहीं होता है। इस योग में हम लोग 3 विषयों को समझेंगे। पहला प्रवासी, दूसरा जो घर से भाग गया है,
और तीसरा नष्ट वस्तु। यदि कोई सामान खो गया है तो उसमें भी यदि इस श्लोक को लगा दिया जाए, इस अर्थ को लगा दिया जाए, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। इन 3 जगहों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोगों के लिए सरल है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं। अब लग्न से दूसरा और तीसरा तो मेरे समझ में आ गया, चतुर्थ से दूसरा और तीसरा मेरे समझ में नहीं आया। चतुर्थ से दूसरा समझ में आ जाता है, लेकिन चतुर्थ से जो तीसरा छठा स्थान लिखा है, ये मेरे समझ में नहीं आया है कि इसको क्यों लिया गया। क्या आपके समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं कि शीघ्र वापस आ जाए। या आप लोगों से प्रश्न, भाई लग्न से दूसरा तीसरा तो मेरे समझ में आया, कि दूसरा तीसरा तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां से यात्रा की बात होती है, चलेगा ही चलेगा, दूसरे से कोई नुकसान नहीं है, धन दौलत के साथ वापस आए। उसी तरह से 5वें से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये त्रिकोण का स्थान है, और यदि चतुर्थ से दूसरा भी है, लग्न से 5वां है, तो ये कोई दिक्कत वाला स्थान नहीं है। लेकिन छठा स्थान इतना समझ में आता है कि चतुर्थ से तीसरा तो है, लेकिन लग्न से छठा है। ऐसे में भी प्रवासी को शुभ सकुशल घर वापसी का संकेत देता है। इसके विषय में और कोई दिमाग लगता है तो आप लगा सकते। और सप्तम का हानि समझेंगे सर, शत्रु का हानि, छठा छठा स्थान। वो शुभ ग्रह है, वो हानि थोड़ी कर रहा है। वहां तो शुभ वही ग्रह यदि बैठ जाए तो कहा जा रहा है। आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइए। द्वादश गुरुजी भाव को दृष्टि दृष्टि दे रहा सर, नमस्कार। दृष्टि तो नहीं दे रहा है गुरुजी 12th हाउस को, छठा हाँ यही शुभ जी ग्रह। चीज। हाँ, अच्छा सॉरी। यही एक बात संभव है कि वो छठे में बैठ करके द्वादश को दृष्टि दे देगा। ठीक है ना, जिसके कारण से वो चला आएगा। और दूसरा और 8वें में अगर बोल रहा है, तो 8वें से भी यात्रा की बात होती है, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन 8वें से जो यात्रा की बात होती है वो समुद्र पार की यात्रा की बात है। इसीलिए दूसरे और 8वें का जहां भी प्रयोग किया गया है, वैसे प्रश्नों के लिए यूज करेंगे जहां समुद्र पार से लोग आएंगे। ठीक है ना, वैसे प्रवासी की बात करेंगे जो समुद्र पार रहते हैं और वो समुद्र पार करके हमारे यहाँ आए। ठीक है ना, राम की सेना लंका में प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है ना, तो समुद्र पार करके जाना है ना राम की सेना को। ठीक है, तो वैसे प्रवासी जो समुद्र पार हो, उसके लिए 8वें का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ दूसरे और 8वें की भी चर्चा की गई। समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग इसको नष्ट वस्तु के से संबंध रखते हुए भी इसका उत्तर देंगे तो हमारे लिए अच्छा हो। अब प्रश्न चिंतामणि, ठीक है, किताब है, उसी में पथिका गमन प्रश्न में क्या लिखा गया है वो यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या उसको भी यहाँ दिमाग में रखा जा सकता है। वो लिखा गया है, ग्रह षष्ठे अथ जामित्रे वाक्पति कंटके स्थित पथिका गमनम ब्रूते सिते ये वा त्रिकोण गे। वाक्पति
का मतलब यहाँ दूसरे स्थान का कारक कौन होगा? गुरु होगा। तो गुरु की बात हो रही है और सीते का मतलब होता है शुक्र। तो यहाँ अब बात को समझिएगा, कह रहा है यदि छठे अथवा सातवें घर में कोई ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो अथवा अशुभ ग्रह, बृहस्पति केंद्र में बैठा हो और शुक्र बुध त्रिकोण में बैठे हों, तो पथिक का शीघ्र ही आगमन होता है। क्या समझा आपको, बताइए। छठे और सातवें में कोई ग्रह होना चाहिए सर, और गुरु केंद्र में होना चाहिए, बाकी बुध और शुक्र में से एक त्रिकोण में होना चाहिए। हम समझाने के लिए कर रहे हैं, हम आप लोगों को इतना समझाते हैं, आप हमको समझाइएगा कि नहीं? एकाध लोग तो समझाओ भाई, ये इतना आसान नहीं होता। हम बात प्रवीण पूछ लेते हैं, तो आप सर लोगों केंद्र को त्रिकोण में दिमाग शुभ ग्रह आ लगाने की जाएंगे, जरूरत है। केंद्र भी वो शुभ तो ग्रह के हमें त्रिकोण भी। वो भी हमको मालूम है, लेकिन इसने छठे सातवें का नाम क्यों लिया? बोल देता कि केंद्र में गुरु हो, त्रिकोण में शुक्र बुध हो, पति वापस आएगा, मान लेते बात, कहीं नहीं जाते हम। इन छठे सातवें में कोई ग्रह, कोई का मतलब शुभ ग्रह थोड़ी, अशुभ ग्रह भी है। ओम प्रकाश जी, कुछ दिमाग दौड़ रहा है? हम्म, नहीं सर, अभी सोच। आज ही पढ़ा है, देर भी नहीं हुआ है पढ़ाने से। द्वादश स्थान परीक्षायाम का पहला श्लोक पढ़ा है, उससे मिलता जुलता ये श्लोक दिखा है। छठा और सातवां स्थान हमारे विरोधी का है, उसमें कोई शुभ ग्रह हो तो विरोध नहीं करेगा, अशुभ ग्रह हो वो खुद ही कमजोर रहेगा। और उसके बाद गुरु केंद्र में हो गया तो लग्न को, चतुर्थ को, दशम को, सबको मजबूत कर देगा। और त्रिकोण का मतलब ही हो गया कि यदि नवे में ग्रह है तो नवे को भी एक्टिव कर देगा, तीसरे को भी एक्टिव कर देगा। पांचवें में ग्रह है तो कोई बात नहीं, एकादश को एक्टिव करेगा तो भी वृद्धि की बात होगी, अगर चतुर्थ से वृद्धि ना भी समझे तो यहाँ छठा और सातवां इसलिए ले लिया गया कि जो उसको पकड़ने वाला था, जो उसको रोकने वाला था, जो उसको डिस्टर्ब करने वाला था, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वहां शुभ ग्रह है तो वो आपको सपोर्ट कर देगा, हाँ भाई जाओ, अब जो हुआ सो हुआ, आप अपने घर जाओ, छोड़ देगा। और अशुभ ग्रह है वो खुद ही परेशान रहेगा, उस स्थिति में भी आपको छोड़ देगा। ये क्लियर हुआ ओम प्रकाश जी? हाँ सर। गुरुजी यहाँ इसीलिए वृष कोई भी ग्रह हो, क्लियर लिख रहा है, दृष्टि हो नहीं लिख रहा है। अब आप ये चीज अपने से समझेंगे, यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि लेंगे तो मेरा द्वादश पीड़ित हो जाएगा ना, तो दृष्टि कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। दृष्टि के आने में हमारा केंद्र त्रिकोण पीड़ित ना हो जाए, समझ गए? क्योंकि अशुभ ग्रहों की दृष्टियां, शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अशुभ ग्रह की दृष्टि यदि आ रही है तो वो जिस स्थान में बैठ करके दृष्टि देगा उस स्थान का भी नुकसान कर सकता है। इसीलिए ये दृष्टि को लिया ही नहीं, इसने सीधा बोला कि केंद्र में गुरु हो जाए
और त्रिकोण में शुक्र और बुध हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अब गुरु केंद्र में होगा तो वो 3 स्थानों को दृष्टि डालेगा हमेशा। तो केंद्र में हो जाए तो हम पहले क्यों न माने कि लग्न में ही हो। बात को समझिएगा। अगर लग्न में ही हमने मान लिया तो 5वां 7वां और 9वां देख लिया, हमारा बेड़ा पार कर। दूसरा हमने मान लिया कि चौथे में हो तो 8वां 10वां और 12वां देख लिया, हमारा बेड़ा पार हो गया। 8वां भी देख लिया और 12वां भी देख लिया। तीसरे में अगर मान लिया कि हमारा सप्तम में हो तो 11वां और तीसरा और लगन देख लिया, हमारा बेड़ा पार हो। समझ गए ना। और 10वें में है तो छठे को और दूसरे को देख लिया, हमारा बेड़ा पार कर दिया। हमको कहीं से रोक नहीं रहा, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि वो लगन में हो और चतुर्थ में हो। ठीक है ना। बाकी वो केंद्रीय प्रभाव से च्युति निवृत्ति, च्युति वृद्धि निवृत्ति और प्रवास तीनों को क्या कहते हैं, ठीक ठाक बना लेता, अपने अनुकूल बना लेता। क्लियर हो गया। अब बाकी शुक्र और बुध, अगर ये दोनों नवम में है तो दोनों तीसरे को देखेगा, दोनों पंचम में है तो दोनों एकादश को इसकी तो एक ही दृष्टि है, और वो दोनों दृष्टि तीसरे और एकादश पे है, और ये उपचय स्थान, ये बिना कहे वृद्धि का स्थान। चौथा तो वृद्धि के लिए कहा गया है, माना गया है उसको प्रश्न शास्त्र में, लेकिन तीसरा 11वां स्थान वृद्धि का है ही, ये अंडरस्टूड है। इसीलिए 5वें और 9वें में यदि ग्रह है तो वो हमारे वृद्धि स्थान को देख रहा है, और वो ग्रह कौन है, शुक्र है और बुध है। तो शुक्र और बुध आप समझिएगा, एक 5वें में और एक 9वें में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि या तो वो 5वें में या तो वो 9वें में है। अब इसकी व्याख्या नहीं करते ना लोग, उसने तो अर्थ लिख दिया, छोड़ दिया। अब आप अपना दिमाग जहां जहां लगा सकते हो लगाओ, नहीं लगता है तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक तो ये एक ही दृष्टि रखेगा, और ये दोनों साथ ही होंगे। 2 त्रिकोणों में 5 घर आगे पीछे शुक्र बुध कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ऐसे बातों को ध्यान में रख करके यदि हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तो हमको समझ में आएगा और हम अच्छा करें। ठीक है। तो जिसको दिक्कत हो जाएगा, अगले साल जनवरी में फिर स्टार्ट होगा ये प्रश्न एंड वर्ष, फिर से क्लास में आ जाए। ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फिर से सीख। ठीक है। गुरु जी, हम जो है आपने छठा सात में बोला तो हम उसमें ग्रह बिठाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर बृहस्पति यहाँ बैठेगा, गुरु बैठेगा, दृष्टि वाली बात तो समझ में आ ही रही थी। तो जो आपने क्लियर किया, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है उसको। आगे क्या कह रहा है। गुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर मान लो ये त्रिकोण में है, लेकिन सूर्य के वो बुध 27 डिग्री रहता है, वो 45 डिग्री रहता है, और अगर अस्त हुआ तो फिर हम क्या मानेंगे? क्योंकि इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है कि बुध तो शुक्र तो होते ही है। ये तो जब बुध शुक्र साथ में है तो सूर्य कहाँ जाएगा। हाँ, वही तो ना। अब वो अस्त हो गया तो फिर हम क्या माने? फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पथित घर वापस आए। इसने 2 कंडीशंस दे दिए हैं ना, जी अकेले शुक्र बुध से नहीं दे रहा है। जी। ये दे रहा है कि गुरु केंद्र में हो और शुक्र बुध त्रिकोण में हो। जब दो, इसीलिए दे रहा है कि सूर्य पीछे लग सकता है। हाँ वो लगेगा ही। हाँ, हम्म। तो उसको मालूम है अगर सूर्य पीछे लगेगा तो गुरु ही बचाएगा ना। हाँ इसीलिए गुरु को त्रिकोण में डाल दिया है, जी, क्षमा चाहेंगे केंद्र में डाल दिया है। केंद्र में डाल दिया। जी। तो भारती इससे चूहा क्या दौड़ होगा, बिल्ली मैं, आई वाला हाल हाँ, हुआ। हाँ, इससे सही। क्या होगा भारती, मैं जी ये नहीं कहूंगा कि आप प्रश्न लग्न में हम जितना पढ़ाए हैं यदि ये सारा आपको याद हो जाए तो भारत के क्या पूरे विश्व के 1 से 10 नंबर प्रश्न शास्त्री में आपका गणना हो जाए।
इससे मुझे पता है लोग कहाँ कहाँ कितने पानी में बैठे हैं, ठीक है। और यदि इसके ऊपर आप बिल्कुल रवा हो जाओ तो आप नंबर 1 भी हो सकते हो, हमसे भी आगे जा सकते हो। हम तो प्रश्न लग्न देखते ही नहीं, पढ़ाने की कला आती है, वो पढ़ा लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रश्न लग्न बहुत कम देखता हूँ, उस पर अभ्यास ही कम, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है कि यदि किसी की पत्रिका हो तो आप पत्रिका से ही देख के बताएं, प्रश्न लग्न लगाने की जरूरत नहीं है। हवा में तीर क्यों चलाओगे जब रियल में लक्ष्य आपके पास है? आप उस लक्ष्य को भेदो। आप हवा में तीर चला करके आंसर क्यों देना चाहते? जी। तो आजकल सबके पास पत्रिका है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से समझना है। तो यहाँ तो आपने यहाँ समझ लिया, अब आगे बढ़ लेते हैं। कहता है पृष्ठोदये पाप दृष्टे शुभ दृग वर्जिते बुधा लग्नात् षष्ठे यदा पापा यातुश्च निधनम बदेत। पृष्ठोदय लग्न पाप से दृष्टि और शुभ दृष्टि से वर्जित हो, ओह, और लग्न से छठे स्थान में पाप ग्रह हो तो यात्री की मृत्यु होती है। तो सबसे पहले हमारे लग्न को कमजोर किया, इसीलिए यहाँ तीनों चीज लिया है, बहुत सरलता से समझना है। पहले तो मैं एक चीज समझा देता हूँ, कल परसों मैं किसी क्लास में समझा रहा था, अब आप लोगों में से कोई उसमें थे या नहीं, कि हमारा जो प्रोग्रेस है ना वो लग्न से सप्तम स्थान तक ही होता है, उसके बाद हमारा प्रोग्रेस नहीं होता, शारीरिक प्रोग्रेस। उसके बाद मानसिक प्रोग्रेस होता है, धन की वृद्धि होती है, पदोन्नति होती है। लेकिन हमारे शरीर अगर 5 फीट 8 इंच का हो गया, 7 इंच का हो गया, 6 फीट का हो गया, तो वो 1 इंच बढ़ता नहीं है, संभव ही नहीं है, ठीक है। हम बॉडी में 6 पैक बना सकते हैं, ये संभव है, लेकिन हम हाइट नहीं बढ़ा सकते। हम बचपन में लीवर छोटा सा होगा, किडनी छोटा सा होगा, हृदय छोटा सा होगा, वो जितना आकार ले लिया है, आपके 6 पैक बनाने पर भी उसका आकार वही रहेगा। उसके आकार में यदि परिवर्तन हो गया तो आप दोष आ गया, आप रोगी हो जाएंगे। हार्ट का साइज बड़ा हो गया, इसका मतलब हार्ट में सूजन आ गया। लीवर का साइज बड़ा हो गया, लीवर में सूजन। तो किडनी का साइज बड़ा हो गया, किडनी में सूजन। और ये सब एक अवस्था, यंग अवस्था तक ही बढ़ता है, उसके बाद ये नहीं बढ़ता। अब मेरा यदि चेक करेगा और कहेगा लीवर अच्छा, तो आपका 53 साल उम्र हो गया तो इतना सा तो लीवर बढ़ ही सकता है, ये गलत है। हमारा बॉडी का हाइट और बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो कभी नहीं बढ़ते, वो सारे का ग्रोथ जो है 7वें भाव तक रुक जाता है। लग्न दूसरा, तीसरा, अब ये कभी आप लोगों को बताएंगे, तीसरा खेल कूद है, ठीक है। चौथे में माता के द्वारा प्राप्त पोषण है। 5वें से हमारा अपना बुद्धि विवेक है, जिससे कि हम जिम जाएंगे या व्यायाम करेंगे, हमारा चॉइस है। 5वां हमारा चुनाव करने का स्थान है हर चीज के लिए, चाहे हम लड़की चुने, लड़का चुने, कोर्स में सब्जेक्ट चुने, जीवन में योगिया चुने या जिम चुने, जो भी चुने वो सब 5वां। छठा हमारा रिपु है और 7वां हमारा इंड है। वहां के बाद हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं होता। शादी के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि हम 2 इंच लंबे हो जाएंगे, पत्नी थोड़ी हाइट में हमसे बड़ी है, कुछ दवा डॉक्टर से ले लें,
और हम पत्नी से थोड़े से तो लंबे हो जाए, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मन बढ़ेगा, चेतन अचेतन दोनों मन की वृद्धि होगी। आप वहां अनुभवी हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि नहीं है। इसीलिए 9वां 10वां और 11वां स्थान बहुत महत्व रखता है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के। तो यहाँ जो प्रश्न कर रहा है वो कहता है कि पृष्ठोदयी लग्न हो, तो पहले ही बता दिया लग्न ही अच्छा नहीं। ये बहुत दिनों के बाद आप सुन रहे हो, इसीलिए बड़े सजगता से इसको समझने का प्रयास कर। पाप से दृष्ट हो, अब पाप बोल दिया तो राहु केतु शनि मंगल सब आ जाए, और शुभ ग्रह के दृष्टि से वर्जित हो, अर्थात कोई शुभ ग्रह लग्न को नहीं देख रहा, इतना ही काफी था। अब उसके बाद हमारे देह की वृद्धि जहां तक होती है लग्न से 6ठा स्थान, बात को समझना है। मैंने इसीलिए इस चर्चा को ले लिया। इसमें सारे अशुभ ग्रह बैठे हो, तो बैठेगा यहाँ, देखेगा सामने, अर्थात हमारे जीवन में जो हमारा अलग से प्रोग्रेस होना, तो वो सारा तीसरे में बैठेगा तो 9वें को देखेगा, चौथे में बैठेगा तो 10वें को देखेगा, 5वें में अशुभ ग्रह बैठेगा तो 11वें को देखेगा। कितना खराब कर दिया ना ये सारे प्लैनेट्स अशुभ ग्रह आकर के हमारे। तो ये आप समझो कि हम किसको, उस प्रश्न को अच्छा कह सकते हैं, किस प्रश्न को बुरा कह सकते हैं। ये प्रश्न सिर्फ पथिक के आगमन या गमन या मृत्यु से संबंध नहीं रखता, यह आपके जीवन में कई प्रकार के प्रश्नों का हल करता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस बात को समझना है कि आपके लग्न से 6ठे स्थान तक में ही सारा अशुभ ग्रह हो जाए, लग्न पृष्ठोदयी हो जाए, लग्न के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो भाई काम खत्म हो गया। आगे हमको कोई संतोषजनक बात कहने की जरूरत नहीं है। बोले कि संभावना है कि आप जिस पथिक की बात कर रहे हैं वो घर ना आवे, और आवे तो आप जो सोच रहे हैं कि सुख पूर्वक आवे, नहीं, बहुत दुख पूर्वक आवे, और संभव है कि वो स्वयं ना आवे, उसका मृत शरीर आवे। ठीक है, हम जिस शब्दों में उसको बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं। ठीक है, जहां तक हमारे समझ में आ गया। आगे कहता है यदा क्रूरास तृतीयस्था देशा देशांतरम गतः चौरे नेव हृतस्वश्च पथिकः केंद्रगा यदि। यदि प्रश्न काल में पाप ग्रह तीसरे में हो तो पथिक को एक देश से अन्य देश को चला गया ऐसा समझना चाहिए। यदि केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हों तो पथिक को चोरों से लूटा गया जानना चाहिए। चला तो वो जरूर, क्योंकि तीसरा स्थान एक्टिव हुआ, लेकिन तीसरे स्थान में क्या था, क्रूर ग्रह, जिसके कारण वो वहां से चल के यहां नहीं आया। दिल्ली से तो चला कि हमको पटना जाना है, घर जाना है, लेकिन तृतीय स्थान प्रीत होने के कारण वो ना पटना जाकर के ही क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ कमाए भी नहीं, मुंबई चलते हैं, वहां कुछ पैसे अर्न कर लेंगे फिर पटना जाए। तो पथिक क्या हुआ, भटक गया, वो अपने जगह पे नहीं पहुंचा, दूसरे देश चला गया, अन्य देश में चला गया, और वहां जाकर के वो अपने जीवन के विषय में सोचा। उसके बाद कहता है यदि केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हों तो चोरों से लूटा गया। इसका मतलब है कि हमारा लग्न ठीक है, तीसरे के साथ संबंध बना रहा है,
लेकिन यदि केंद्र में क्रूर ग्रह हो गए तो हमारा चारों भाव पीड़ित हो जाएगा, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि हम चोरों के द्वारा लूटे गए। इसको और समझने का तरीका आप लोग स्वयं से समझ सकते। कई जगहों पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कई जगहों पर पाप ग्रह जब बोला जाए तो वहां जो 5 ग्रह पापी ग्रह हैं वो तो हैं ही, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश यदि साचर्य के नियम से पापी हो तो इसको भी पाप ग्रह ही मानना चाहिए। समझ गए? यहां तक आप लोगों ने समझा? आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो कर लें। आज विषय को यहीं समेटेंगे, इससे आगे लेकर के नहीं चलेंगे। और बोलो भारती अनेजा, कोई प्रश्न मन में आ रहा है? मुझे एक प्रश्न था कि वही नष्ट वस्तु के संदर्भ में भी फिर हम यही सारे रूल लगाएंगे, जैसे कि किसी का यही मोबाइल। ये सारे रूल भी लगाएंगे। जी इस सारे रूलों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जी गुरुजी। ओके। और गुरुजी जैसे कि एक बार आपने क्लास में एक हमने कुंडली लगाई थी, संजीना दीदी का कुछ खो गया था, वो सोने का पीछे डायमंड के हाँ रुपया। हाँ फिर हमने वो 11th हाउस से देखा था कि लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे वो भी फिर पढ़ लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये वाला नियम लगेगा तो वो सब खत्म हो गया। यहाँ कहा गया है कि इसको यदि आप नष्ट वस्तु में भी लगाएंगे तो वहां भी ठीक ठाक लग जाएगा। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ पे आपने जो ये पथिक के अभी हमें कुछ रूल बताए, जैसे तीसरे और नवे का है, चौथे और सातवें का बताया आपने, और वक्री वाला भी हमें रूल बताया। तो गुरुजी आपने जो हमें वहां पे रूल बताए थे कि जब जातक की मृत्यु होगी या नहीं होगी, जो अष्टमेश के साथ लग्नेश के बहुत सारे संबंध आपने बताए थे, तो वो भी हम यहाँ पे लगा के देख सकते हैं कि जातक जीवित है कि नहीं है। बिल्कुल लगा के देख सकते। ठीक है। हमने कहा कि अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, जी वो अलग अलग राइटर ने जो अच्छी बातें कही हैं उसको पढ़ रहे हैं। जी गुरुजी। ताजिक समाप्त हो गया। हम्म। हमने देखो, हम किसी को अंधेरे में रखते नहीं। ये जी प्रश्न चिंतामणि का प्रश्न आ रहा है, प्रश्न श्लोक ले रहे हैं। ठीक है जी ना? तो ठीक है यहाँ गुरु। 8 श्लोक तक लिए हैं, अब आगे लेंगे। 8 नंबर श्लोक नीलम जी नोट कर लीजिए, बोलिएगा 8 नंबर श्लोक तक लिया था। आगे फिर वहां से पढ़ेंगे। ठीक ठीक है है ना? गुरु। ठीक है गुरुजी। कुमार प्रवीण जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जैसे आपने बताया था भी लगन से दूसरे या तीसरे चौथे से दूसरे या तीसरे यानी कि पांचवें छठे में शुभ ग्रह हो, तो या तो नष्ट वस्तु मिल जाएगी, नष्ट वस्तु का क्वेश्चन हो, पति का क्वेश्चन तो पति का आ जाएगा। इसमें गुरु जी भी एक चार्ट आया था 2-3 दिन पहले, उसमें एक्चुअल कंडीशन में यही आ रही है, लेकिन उसमें किसी भाव में तो शुभ बैठे हैं, किसी में अशुभ बैठे हैं, जो एक्चुअल होता है। तो उसको हम किस तरह से फिर आंसर देना चाहिए? क्या बोले? किसी भाव में टू और किसी भाव में मतलब थ्री जैसे नहीं? दूसरे तीसरे में और पांचवें छठे में शुभ ग्रह होने चाहिए, तो नष्ट वस्तु मिल जाती है। अब उसमें क्या है, दूसरे में राहु बैठा हुआ है, पांचवें में सूर्य बैठा हुआ है, और छठे में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। तो भाई मेरे, इसमें लग्न और लग्नेश का मजबूत होना लग, बहुत जरूरी हो हाँ जाए। मतलब लग्नेश लगन में ही है, प्रश्नोदयी लगन है। हाँ, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तो मतलब जो है हमको नष्ट वस्तु। लग्न लग्नेश चंद्रमा और 11th हाउस, ठीक है, ये बलवान होना प्रश्न के लिए बहुत जरूरी है। बाकी अगर हमारे लग्न लग्नेश और कार्येश का संबंध हो जा रहा है और 11th स्थान बलवान है और इस संबंध के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, तो हम प्रश्न को हाँ की ओर लेकर के जाएंगे, ना की ओर लेकर के नहीं जाएंगे। ये मूल
तत्व है, इस तत्व से अलग नहीं होंगे। हमने कहा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वैसा ही आपको पत्रिका में प्राप्त होगा, ये संभव ही नहीं है। गुरु जी इसलिए डाउट है, चंद्रमा उसमें अष्टम में है तो इसलिए थोड़ा वो हो रहा था, मतलब सब चंद्रमा ML अष्टम में है तो आप इसका निगेटिव में आंसर दे सकते हैं। गुरु जी अगर इजाजत तो 1 मिनट लगवा दूं पत्रिका को, 1 मिनट के लिए। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ गुरु जी। 13 जुलाई 2024 सुबह के 10:43। बर्थ प्लेस? रुड़की, रुड़की, रुड़की उत्तराखंड। KEY? KEE। डबल ई। कुंभ लगन है गुरु जी, हम्म कुंभ लगन पे घुमा लीजिए। बोलिए। यही था, जैसे हम इसको अगर वो वाला लॉजिक लगाते हैं इसमें, लगन से दूसरे और तीसरे में और चतुर्थ से दूसरा तीसरा, यानी कि पांचवा और छठे में शुभ ग्रह हो। तो अब जो लगन में हमारा 5वें में सूर्य बैठा है, वो 11वें को दृष्टि दे रहा है, तो 11वां खराब कर रहा है। और छठे में हमारे 2 बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, ये हमारे ठीक जा रहे हैं। और पृष्ठ शीर्षोदय लगन है, और जो है लग्नेश लगन में है, और भाई चंद्रमा प्रश्न अष्टम में क्या है। है? आप सब चीज प्रश्न ये समझा है दिए। प्रश्न प्रश्न ये है इनकी अंगूठी खो गई है पुखराज की, और मेड काम कर रही थी उस टाइम, तो इनको पता नहीं लग रहा मेड ले गई या घर पे खोई है। अब आपका क्या जवाब आया? मैंने तो चंद्रमा को देख के ये बता दिया, तो थोड़ा वो लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है ये शुक्र और बुध वाला, तो उस टाइम तक मुझे पता नहीं था सर। मैंने सिर्फ लग्नेश को देखा, वहां से अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं चंद्रमा देखा, फिर मैंने 11 को देखा, हम्म 11 पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही थी। और जो हम्म है हम्म जो 11th लॉर्ड है वो मंगल के साथ बैठा हुआ था, तो हम्म। इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको डाउट दिया। तो ठीक ही बताया है आपने कि मिलना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा और पांचवा तीसरे और छठे से ज्यादा मूल्यवान भाव होता है नष्ट वस्तु के संबंध में। या हम जातक के आगमन के संबंध में तीसरा और छठा ले सकते हैं, लेकिन नष्ट वस्तु में दूसरा और पांचवा लेना जरूरी है। इन दोनों जगहों पर हमारा ग्रह शुभ नहीं है, और चंद्रमा जो प्रश्न का बीज होता है वो 8वें में गया हुआ है। इसीलिए हम यहाँ इस बात को क्या नाम कहते हैं, मना करेंगे कि आपका वो सामान मिलेगा। ठीक है, इसमें इसमें गुरुजी बात क्वेश्चन के ये लिए था कि मेड 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 ने उठाया होगा या घर पे ही पड़ा होगा, ये ये भी आगे अगर आ जाएगा तो समझाएंगे। वो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। मुझे क्लास बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है कि किसने लिया, वो कौन लिया, ये सब आएगा आगे। ठीक है, तो थैंक वहां यू, पढ़ लीजिएगा तो आपकी थैंक समझ में आ थैंक यू, जाएगा। थैंक ठीक यू। है ना, लेकिन वो इतने ओल्ड सिस्टम से बताया गया है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं देख चलिए रहा आज तीसरे पे इतना ज्यादा ही प्रभाव नहीं था। जी थैंक यू सर। जी, आज इतना ही रखते हैं। ये एक चीज आप हाँ बोलिए। सर, ये जो कहते हैं कि इसका जो है चंद्रमा बीज है, तो चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ था राहु केतु, तो बीज से हम ये समझें कि ये प्रश्न ही जेन्युइन नहीं है। प्रश्न ही समाप्त हो गया, मिलने वाला नहीं है। हाँ, प्रश्न ही ठीक है खत्म। ना, ओके, हाँ। ठीक है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर प्रणाम थर्सडे सर। को मिलते हैं। ठीक है ना, जी सर। प्रणाम गुरु। नमस्कार।